नमस्कार, मैं हूँ अर्चना चौधरी, हिंदी प्रवक्ता। और आज हम कर रहे हैं कक्षा 11वीं की एनसीईआरटी की पुस्तक आरोह भाग 1 का पाठ 4। कविता का नाम है वे आँखें। बच्चों, इसकी 3 व्याख्याएं हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। अब हम अगली 2 व्याख्या इस वीडियो में करेंगे। उम्मीद है आपने वो वीडियो देख लिया होगा और वो व्याख्या अच्छे से समझ लिए होंगे। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो पहले जाके वो वीडियो देखिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए ताकि ये व्याख्या आपको अच्छे से समझ में आ सके। बच्चों, जैसा हमने पहले बताया कि इस कविता में सुमित्रा नंदन पंत जी ने किसान की दयनीय दशा या दुख और पीड़ा का वर्णन किया है। उसी पीड़ा का आगे वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि बिना दवा दर्पण के घरनी, स्वर्ग चली आंखें आती भर। तो बच्चों, इसमें घरनी शब्द का अर्थ है पत्नी। तो कवि कहते हैं कि किसान की पत्नी दवा के अभाव के कारण स्वर्ग सिधार गई। अर्थात किसान के पास इतना पैसा नहीं था कि वह अपनी पत्नी का इलाज करा सके, इसलिए वह उसका सही ढंग से इलाज नहीं करा पाया और इसी कारण उसकी पत्नी का देहांत हो गया। आंखें आती भर। और जब भी वह इस बात को याद करता है कि उसके कारण उसकी पत्नी का देहांत हो गया तो उसको याद करके उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। देख रेख के बिना दूध मुई, बिटिया 2 दिन बाद गई मर। अब दूध मुई का अर्थ होता है बच्चों शिशु। तो कवि कहते हैं जो किसान की बेटी थी, जो अभी शिशु ही थी, यानी वो बहुत छोटी थी, वो अपनी माँ का दूध पीती थी और उसकी माँ की मृत्यु के बाद उसकी सही ढंग से देखभाल नहीं हुई और इसी कारण 2 दिन के बाद ही वह भी मर गई। अर्थात किसान के अभावों के कारण उसकी पत्नी और उसकी बेटी का देहांत हो गया। घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन। बच्चों, पतोहू होता है बेटे की बहू और घातिन मारने वाली। अब कवि कहते हैं कि किसान के बेटे की मृत्यु तो पहले ही हो चुकी थी, क्योंकि जो कारकुन थे यानी जो जमींदार के कारिंदे थे, उन्होंने उसे लाठियों से मार मार कर मौत के घाट उतार दिया था। और अब घर में सिर्फ कौन बची थी? उसके बेटे की विधवा बहू लक्ष्मी थी। लक्ष्मी यानी वो अच्छे गुणों से युक्त थी, सारे घर का वो ही संभाल करती थी, इसीलिए कवि ने उसे लक्ष्मी कहा है। यद्यपि पति घातिन, परंतु फिर भी उस पर पति को मारने का आरोप था। पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। कोतवाल होते हैं सिपाही। अब किसान के बेटे की जो विधवा बहू थी उस पर अपने पति के मारने का आरोप था, इसीलिए एक दिन सिपाही ने उसको पकड़कर पुलिस थाने बुला लिया और वहाँ उसका इतना अधिक अपमान हुआ कि वह इस अपमान को सह नहीं पाई और उसने एक दिन कुएं में डूबकर अपनी जान दे दी। कवि कहते हैं कि उसके घर में 3 औरतें थी, उसकी पत्नी, उसकी बेटी और बेटे की विधवा बहू, और वो तीनों ही स्वर्ग सिधार गई। अब उसके घर में सभी सदस्य एक के बाद एक मर गए, अत्याचारों को सहते सहते। तो बच्चों, इसका प्रसंग आप वही लिखेंगे जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो आप विशेष में लिखेंगे कि किसान की दयनीय स्थिति का वर्णन किया गया है। दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे कि किसान की घर की 3 औरतें किस प्रकार मृत्यु को प्राप्त हुई, इसका वर्णन किया गया है। अब अलंकार आप देखेंगे
दवा दर्पण, इसमें दै वर्ण की आवृत्ति है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। देख रेख में अंत में ख वर्ण है, इसलिए अंत्यानुप्रास अर्थात अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। अगली व्याख्या देखिए। खैर पैर की जूती जोरू, न सही एक दूसरी आती। बच्चों, पैर की जूती अर्थात तुच्छ वस्तु, जोरू पत्नी। इन पंक्तियों में नारी के प्रति जो हीनता की भावना है उसको प्रकट किया गया है। उसको इंसान की तरह नहीं बल्कि एक जूती की तरह, एक तुच्छ वस्तु की तरह बताया गया है। तो कवि कहते हैं कि जो पत्नी है वो पैर की जूती के समान है, अर्थात बहुत ही तुच्छ वस्तु है। एक नहीं सही तो दूसरी आ जाती है। तो अगर उसकी पहली पत्नी मर गई तो उसका ज़्यादा दुख नहीं है, क्योंकि अगर पहली मर गई है तो उसकी जगह दूसरी पत्नी आ सकती है। पर जवान लड़के की सुध कर, सांप लौटते फटती छाती। जो शुद्ध करना यानी सोचना या याद करना, सांप लौटना ऐसी दुख जिसमें असमर्थता का भाव हो, यानी असमर्थता भरा दुख। फटती छाती यानी असहनीय दुख। तो कवि कहते हैं लेकिन उसके जवान बेटे को जब भी वह याद करता है तो उसे अपना असमर्थता भरा दुख याद आता है और उसे इतना अधिक दुख होता है कि वह उसको सहन नहीं कर पाता। तो कवि कहना चाहते हैं कि पत्नी के दुख को तो किसान फिर भी सहन कर लेता है, लेकिन बेटे के दुख को वो सहन नहीं कर पा रहा। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक खिलाती। स्मृति यानी यादें, कि जब वह अपने पिछले सुख को याद करता है, जब उनकी यादें उसके आंखों में तरोताजा हो जाती हैं, तो वह उसके जीवन में एक पल के लिए, उसकी आंखों में, उसके जीवन में एक पल के लिए चमक आ जाती है। अर्थात जब भी वह अपने पिछले सुख को याद करता है तो उसको कुछ पल के लिए प्रसन्नता या खुशी की प्राप्ति होती है। तुरंत सुनने में गढ़ वह चितवन, तीखी नोक सदृश बन जाती। शून्य अभाव, चितवन आँखें, सदृश समान। तो कवि कहते हैं कि कुछ पल के लिए जब वो अपनी अच्छे दिनों की यादों को याद करता है तो उसके मन में प्रसन्नता का भाव आता है, परंतु तुरंत ही उसके मन में जब वो भाव आते हैं कि किस प्रकार से उसकी पत्नी, बेटी, बहू और बेटे की मृत्यु हो गई, तो उसकी जो दृष्टि है वो शून्य में गड़ी रह जाती है और वो दुख उसको तीखी नोक के समान लगता है। अर्थात जब भी वह उन्हें याद करता है तो वह असहनीय दुख से भर जाता है। विशेष में आप लिखेंगे कि किसान की पीड़ा का वर्णन किया गया है, साथ में नारी जाति के प्रति जो हीनता का भाव है उसका वर्णन मिलता है। अब फटती छाती, इसमें अंत में ती है, तो यहाँ अंत्यानुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। अंतिम पंक्ति में आप देखेंगे तो इसमें है तीखी नोक सदृश बन जाती। तो जहाँ भी सरीखी, समान, सदृश आ जाता है तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। सांप लौटना, फटती छाती, ये मुहावरों का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों, ये थी कविता वे आँखें की व्याख्या। अगले वीडियो में हम करेंगे इसके MCQ अर्थात बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर। उम्मीद है आपको ये व्याख्या अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको समझ में आ गई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। बच्चों, इससे आपको मेरे अगले वीडियो के नोटिफिकेशंस तुरंत मिल जाएंगे और पिछले वीडियो की प्लेलिस्ट और लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। धन्यवाद।